सो जो भी व्यूअर्स आज मेरे साथ जुड़े हैं इस सेशन में सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि टॉपिक आज हम सबको पता है, टॉपिक है मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो हमारे साथ जो भी युवा साथी आज इस सेशन में जुड़े हैं, हम सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेरीज होती हैं, स्पेशली अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है इसको लेके। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो मेरा जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। जस्ट टू गिव यू माय ब्रीफ बैकग्राउंड, आई एम सोनल गोयल, आई एम आईएएस ऑफिसर ऑफ 2008 बैच, त्रिपुरा कैडर। और आईएएस बनने से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में थी। तो आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम अ सीएस एलएलबी। और कुछ टाइम मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में मैं आई। 2008 बैच है मेरा, त्रिपुरा कैडर मिला। 2009 से 2016 जुलाई तक मैंने त्रिपुरा राज्य में काम किया। उसके बाद मैं इंटर कैडर डेपुटेशन पे हरियाणा में आई, वहां पे 4 साल काम किया। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा फील्ड में, लगभग 12-13 साल हो गए। उसके बेसिस पे जो मैंने सीखा वो थोड़ा सा शेयर करूंगी। और ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि व्हाई आई पर्टिकुलरली चोज दिस टॉपिक। तो आज भी हमें, हम अगर देखें इंडिया में, सो वी हैव अ काइंड ऑफ अ मिक्स पॉपुलेशन विच इज लिविंग इन रूरल एज वेल एज द अर्बन बैकग्राउंड। और जो वो पॉपुलेशन है, किसी के पास कम एवेन्यूज है, किसी के पास ज्यादा एवेन्यूज है, लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसी सर्विस है जो डिस्पाइट ऑफ द एरिया वेयर यू लिव इन, डिस्पाइट ऑफ द लोकेशन वेयर यू लिव इन, ये सबको एक इसके प्रति अट्रैक्शन होता है। आई वुड से कि एक रिस्पेक्ट है इस सर्विस के प्रति। और इस सर्विस में इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि हम देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर पाए। सो एक कैरिस्मा है, एक अपॉर्चुनिटी है, और एक गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करने का एक मौका है जो ये सर्विस हमें दे रहा है। इसलिए ये सिविल सर्विसेज, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या हमारे रेवेन्यू सर्विस हो, या अदर ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज हो, वो सभी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है ये एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू ये सिलेक्शन होता है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो सिविल सर्विसेज के अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे बैंक, पीओ, और जितने भी हमारे एसएसबी, एसएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, ये सारे एग्जाम्स हैं, उसके लिए भी लाखों एस्पिरेंट्स हमारे एनुअली इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं और इसमें अपीयर होते हैं। तो क्या आपको ये एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इससे पहले आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द प्रॉन्स एंड कॉन्स, कि इसमें जाने से क्या बेनिफिट है और इसको जाने में क्या चैलेंजेस हैं, या इसमें सिलेक्शन होने के बाद क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली डिसाइड वेदर वी वांट टू गो इन फॉर सिविल सर्विसेज और नॉट। सो प्रॉन्स क्या है कि ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट है, कनेक्ट है टू सोसाइटी से। एंड हमारे साथ में जो जहाँ पे हमारी पोस्टिंग रहेगी वहाँ के लोगों के लिए काम करने का अपॉर्चुनिटी रहता है, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने का हमारे पास ये एक मेथड है। और इसके साथ साथ मतलब जो एक यंग एज में, आई वुड लाइक टू से, इसमें डिफ्रेंसिएशन यही है कि जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद इमिडिएटली फर्स्ट पोस्टिंग जो है एसडीएम की या एएसपी की होती है। तो बहुत यंग एज में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आप गवर्नेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दें, आप सोसाइटी बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये एक ब्यूटी है इस सर्विस की विच इज अनपैरेलल टू एनी अदर सर्विस और एनी अदर काइंड ऑफ जॉब इन द कंट्री। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स चैलेंज ये है कि पहली बात, सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मोर देन 10 लाख ऑफ एस्पिरेंट्स appear every year for the civil service examination, and then when they are appearing, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर कोई होल हार्टेडली, मतलब 100% इसी की तैयारी कर रहा हो। कोई जॉब के साथ भी करता है, कई लोग दे आर डूइंग अलोंग विद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हायर स्टडीज के साथ भी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक चैलेंज रहता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन के बाद विच टाइप ऑफ सर्विस यू विल गेट, देन
सर्विस के बाद में विच कार्डर यू विल गेट, कार्डर के बाद में कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब पैराफर्नेलिया एक है जिसमें ये सिलेक्शन के दौरान सोचने वाली बातें हैं। एंड वंस यू आर सिलेक्टेड इनटू सर्विस, एंड ऑफ कोर्स फील्ड में भी चैलेंजेस रहते हैं। फील्ड में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं होता है जनरली। दे आर गवर्न्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स जो हमारी स्टेट अथॉरिटीज हैं जहाँ पे भी हमारी पोस्टिंग रहती है, वहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके अ, मतलब उनके ऑर्डर के थ्रू पोस्टिंग रहती है। तो वी डोंट नो कि हमारा एक जगह में टेन्योर कितना है। ट्रांसफर्स के अलावा जो एक और चीज है कि देर वी ऑफन लिसन दैट देर इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो आई एम नॉट सेइंग कि देर इज टू मच ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट इट एग्जिस्ट। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और इसका कितना इम्पैक्ट है, इट मे वेरी फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, and how we deal with it is also very important. Then of course transfers होते हैं तो your family life may be affected. So you may say that you may get an unstable family life, and you may उसकी वजह से थोड़ा frequent transfers की वजह से स्टेशन चेंज करना, बच्चों की स्कूलिंग पे इम्पैक्ट आना। तो ये सब चीजें हैं जो एक एक चैलेंज के रूप में ड्यूरिंग सिलेक्शन या इवन सिलेक्शन के बाद में भी चीजें मैटर करती हैं। एनीवेज, अगर आपने डिसाइड किया दैट यू आर काइंड ऑफ अपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, यू आर अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो आपको कैसे तैयारी करनी है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो थोड़ा आज मैं शेयर करूंगी। उससे पहले 1-2 मिनट में जस्ट अपनी तैयारी के बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने कब से शुरू किया और मैंने कैसे शुरू किया। तो मैंने जैसे बताया कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो मेरी ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर था 2003। जब मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में थी, आई वॉज ऑल्सो डूइंग CS अलॉन्ग विद दैट। तो जब मैं CS कर रही थी, तो मेरा CS का सेकंड स्टेज हो गया था, ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर में मैं थी। मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। आई केम अक्रॉस सिविल सर्विसेज एंड आई थॉट दैट इट वुड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल एंड नेशन, तो उस तरीके से मुझे एक्चुअली में ये लगा कि ये मुझे इसमें अपेयर होना चाहिए। हम बिलोंग करते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरे फादर सीए हैं, बट मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ 2003-4 की, तो लगभग 17-18 साल पहले। तो उस टाइम पे भी और आज भी काफी कंजर्वेटिज्म है सोसाइटी में, स्पेशली गर्ल चाइल्ड विमेन की एजुकेशन को लेके। और ये एज्यूम किया जाता है कि वंस गर्ल कंप्लीट्स ग्रेजुएशन तो शी वुड बी मैरिड और लाइफ उनकी सेटल हो जाए। तो जब मैंने सिविल, और मेरी फैमिली में कोई भी सिविल सर्विसेज में किसी ने कभी अपेयर भी नहीं हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस की, तो मेरे फादर को स्पेशली बहुत सारी एप्रीहेंशंस आई माइंड में। दे थॉट कि फर्स्टली सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा सिलेक्शन हो भी गया तो कहाँ पे कौन सी सर्विस मिलेगी, कहाँ पे रहना होगा, क्या कार्डर मिलेगा, एंड देन हाउ वुड आई गेट मैरिड, एंड मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो ये सब एप्रीहेंशंस थे। बट देन व्हेन आई हैड अ डायलॉग विद माय पेरेंट्स, कांस्टेंट डायलॉग विद माय फैमिली, तो दे माय फादर सेड ओके इफ यू वांट यू ट्राई, बट ही गेव तो मैं क्या करूंगी आगे। तो मैंने उनकी एडवाइस को मानते हुए पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने 2004 में LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उस पहले मेरा CS कंप्लीट किया मैंने, क्योंकि CS और लॉ साथ में नहीं कर सकते। तो आई कंप्लीटेड माय CS, देन आई अपेयर्ड फॉर LLB एंट्रेंस। आई गॉट एडमिशन इनटू लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई स्टार्टेड लॉ। सेम ईयर 2004 में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, और सेम ईयर में मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी का जॉब पार्ट टाइम था, सिविल सर्विसेज की तैयारी मेरी फुल टाइम फोकस थी, और लॉ का भी मेरा, क्योंकि मेरी रेगुलर कोर्स था, तो आई वाज आल्सो अटेंडिंग द क्लासेस। सो दीज थ्री थिंग्स वर गोइंग ऑन पैरेलली इन माय लाइफ फ्रॉम 2004 टू 2007। 2006 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया सिविल सर्विसेज का, जिसमें मुझे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई रोट मेंस बट आई डिड नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल। तो मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई, तो इसकी वजह से मेरे ऊपर प्रेशर, बहुत सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर बहुत रहा कि अगर मेरा आगे सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। आई रियली वांटेड टू बी इन सिविल सर्विसेज,
मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था कि मुझे इसी में जाना है। बट देन मैंने अपने आप को रिजुविनेट किया, मैंने अपने आप को सोचा कि दिस वुड बी माय अटेम्प्ट जिसमें मुझे कोई अपने ऊपर ग्रज ना रहे एंड आई वुड गिव माय 100%। तो मैंने जब तैयारी दोबारा से रीगेन किया अपने आप को, तो मैंने ऐसा कोशिश करके, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, ये भी मुझे पता था। एंड आई ऑलरेडी गॉट टू नो माय वीकनेसेस कि मेरे मेंस में मार्क्स क्यों कम आए, क्या एरियाज से मुझे इम्प्रूव करने थे। तो वो मुझे एक्सपीरियंस मिला, उसको मैंने बेनिफिट लेते हुए आई अगेन स्टार्टेड द प्रिपरेशन एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई क्लियर्ड सिविल सर्विसेज इन माय सेकंड अटेम्प्ट। 2007 वाला जो एग्जाम मैंने लिखा, तो क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमारा मई 2008 में आया, सो माय बैच इज 2008। तो बहुत इजी नहीं था मेरे लिए, वो 4 साल बहुत टफ रहे 2004 से जब तक सिलेक्शन हुआ। लेकिन काफी कुछ मैंने सीखा अपनी लाइफ में, कैसे डिसिप्लिन को लाना है, कैसे फोकस को लाना है, कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, यू नो। एंड देन व्हेन आई एंटर्ड इनटू सिविल सर्विसेज, उसके बाद मैंने मसूरी में ट्रेनिंग ज्वाइन किया। दिसंबर 2008 में मेरा कार्डर आया मणिपुर त्रिपुरा। आई वाज ऑल इंडिया रैंक 13। उस टाइम में रोस्टर सिस्टम था, जिसके बाद मुझे एमटी कार्डर एलोकेट हुआ और एमटी के बाद मुझे त्रिपुरा स्टेट मिला। 2009 जून में मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया। एंड इनिशियली फ्रैंकली, क्योंकि मैं उस एरिया में कभी ट्रैवल नहीं किया था, तो थोड़ा सा नया एनवायरनमेंट लगा, न्यू कल्चर, न्यू लैंग्वेज, न्यू टाइप ऑफ फूड हैबिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नॉर्दर्न इंडिया से थोड़ा सा अलग था। तो ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी। आई अडेप्टेड माई सेल्फ एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल, टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ऑफिसर्स देयर। और मैंने वहाँ जाके लैंग्वेज सीखी, बंगाली सीखी, मैंने बंगाली में बात करना शुरू किया। तो 2009 से मेरा 2016 तक सारी फील्ड पोस्टिंग्स रही त्रिपुरा के अंदर। आई वॉज ऑल्सो एसडीएम, आई वॉज एडीसी, I became commissioner of the corporation अगरतला। I was also डीएम एंड कलेक्टर गोमती डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जब मैं हरियाणा आई, हरियाणा में भी मेरी 4 years फील्ड पोस्टिंग रही। आई वॉज इन फरीदाबाद एज द कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर मैं डिप्टी कमिश्नर झज्जर रही। देन अगेन आई वॉज इन फरीदाबाद एंड लेटर ऑन आई वॉज पोस्टेड इन गुरुग्राम। तो ये जो एक एक्सपीरियंस है, ये मुझे ओवर द इयर्स जो मेरे को जो सीखने को मिला, सो आई हैव एक्चुअली फेल्ट कि बहुत कुछ है जो हम इस सर्विस में रहते हुए कर सकते हैं। एंड आई एक्चुअली इंजॉय वॉट एवर आई एम डूइंग। इसीलिए मैं आपके साथ शायद ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। सो नाउ कमिंग टू द मेन इशू ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो अगर आपने सोचा है कि आपने सिविल सर्विसेज की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हाउ डू यू एक्चुअली गो अहेड। मैंने इस सेशन के बारे में कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया था। तो आई नो दैट आई हैव सीन फ्यू ऑफ द कमेंट्स जिसमें क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो देर आर सम क्वेश्चंस एंड डाउट्स विच हैव बीन आस्क्ड। कुछ क्वेश्चंस मैंने कोशिश किए हैं कि मैं अपने टॉक में अपने आप ही जो मैं अभी जो डिलीवर कर रही हूँ, मैं उसमें कवर करूँ। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाएंगे, जो जो भी व्यूअर्स के डाउट्स होंगे, आई वुड ट्राई टू टेक देम एन आंसर टुवर्ड्स द एंड आफ्टर आई फिनिश माय डिलिब्रेशन। तो जब हमने ये सोचा कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो एक सबसे पहला सवाल ये है कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। People asked me, they are in school, they are in college, they are in post graduation, so when should they start? So first and foremost, it is important to see the syllabus of UPSC। जो यूपीएससी का सिलेबस जो सिविल सर्विसेज का दिया गया है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें एक तो बात है एज लिमिट की, और एक बात है आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हैं। So number of attempts and the age is actually flexible as per your category। For general category, the age limit is different. For the candidates under the reserved category, the age limit and the number of attempts are different। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। वंस यू आर क्लियर विद दैट, अगर आप स्कूल में तैयारी शुरू कर रहे हैं, एक चीज बहुत क्लियर है कि डू नॉट स्टार्ट टू अर्ली। स्टार्टिंग द प्रिपरेशन अर्ली मे बी डिसएडवांटेजेस इन द सेंस कि शायद आप जो पीक टाइम जब आपका पढ़ाई का होना चाहिए, लगभग 2 साल जो पीक के होने चाहिए, उसमें शायद अपना मोटिवेशन ना बना पाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि आपका पीक टाइम आप कब देना चाहते हो पढ़ाई के लिए।
ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होती है आपकी एट द एज ऑफ 20 या 21, उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। सो उसके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में आप दे सकते हैं। इफ यू आर इन स्कूल, माय एडवाइस वुड बी कि यू कैन ब्रश योर जनरल स्टडीज, जीके, तो जो कि मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके का जो सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस में आपको काम में आएगा, उसकी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 आर वेरी रेलिवेंट। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में अगर आप ऑप्शनल भी वो सेम रखेंगे जो आप सिविल सर्विसेज में यही रखेंगे जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो इट इज वेरी गुड टू स्टार्ट विद योर बेसिक्स। तो आप लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के बेसिक्स आपके उसमें आप ले पा रहे हैं। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, तो आप कितना टाइम आपकी अपनी रेगुलर स्टडीज को देंगे और कितना टाइम आप टू दी प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज आप देंगे। थर्ड है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो 2 या 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं। दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन टू अ फुल टाइम ऑफिस। तीसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि यू आर अ हाउस वाइफ एंड यू आर मैरिड, या आप मैरिड भी हैं एंड वर्किंग भी हैं। तो ये जो तीनों चारों सिचुएशंस हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। The same situation was with me because I was also doing post graduation, and I was also pursuing and I was also doing job. Of course, it was on part time basis. तो इस सिचुएशन में आपको फोकस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट हाउ मेनी आवर्स पर डे यू विल गिव। एटलीस्ट 7 to 8 hours मिनिमम पर डे फॉर 2 years। 1 साल में प्रीलिम्स लिखने से पहले, और 1 साल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन साइकिल, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, उसमें चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप क्लैरिटी लेके आए कि आप कब दे रहे हैं। देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज क्यों देना चाहते हो। यही एक एम होगा जो आपको बार बार पुश करेगा, व्हाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज। एंड द सेकंड थिंग इज कि इफ आई डोंट क्लियर सिविल सर्विसेज, व्हाट विल आई डू, what would be my fallback career option? So these two things are very important, that if I don't clear civil services, तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, this should be very much clear, then only you will be able to sustain your preparation. So now once you are decided कि मुझे इस टाइम से शुरू करना है, मुझे इतना टाइम देना है, then how do you strategize, how do you start preparation? तो एक तो बात ये है कि मेंटली आपको प्रिपरेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट यस, दिस इज यू नो दिस इज द टाइमलाइन विच आई हैव। सो मिनिमम ये है कि आपका अगर नेक्स्ट ईयर में सपोज आपको मई या जून में प्रीलिम्स देना है, तो आज अगर हम मई से स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट 1 साल मैं बोलूंगी, एटलीस्ट 1 साल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। उससे कम टाइम कम रह जाएगा। सो मई, जून, जुलाई, मई से जुलाई तक यू कैन फोकस ऑन लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो आपके जो टॉपिक्स ओवरलैप हैं जीएस में और ऑप्शनल में, उनके ऊपर आप इन डेप्थ स्टडी आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक आप उन्हीं टॉपिक्स को जो कि ओवरलैप हैं प्रीलिम्स और मेंस में, उसमें आप और इन डेप्थ करके यू कैन एक्चुअली डू अ काइंड ऑफ अ रिविजन। एंड देन नवंबर से फरवरी आपको, मतलब ये जो होगा इसमें सब कुछ ही पढ़ना है। इनफैक्ट आई मिस टू से कि अगस्त से फरवरी तक जो पीरियड है, उसमें आपको फरवरी या मार्च तक आपको सब कुछ पढ़ लेना होगा, यू नो। देन जो प्री अगर आपका मई में है या जून में है, तो उससे कम से कम 2 महीने पहले यू हैव टू एक्चुअली फोकस ओनली ऑन प्रीलिम स्टडी। क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स का जो है पैटर्न अलग है। मेंस इज टोटली सब्जेक्टिव एंड प्रीलिम्स इज टोटली ऑब्जेक्टिव। तो 2 महीने आप लगभग जो है 45 दिन से 60 दिन आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए यू एक्सक्लूड दैट टाइम फॉर प्रीलिम्स, और उससे पहले तक आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है। एंड वंस यू आर थ्रू विद योर प्रीलिम्स, देन ऑफ कोर्स मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आंसर राइटिंग, रिपीटेड रिविजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑफ कोर्स कमिंग कमिंग इज द मेन। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन योर जीएस। यू शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू शुड बी रीडिंग डेली magazines for current affairs, NCRTs. It is very important to see previous year question papers.
पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स देख के आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के पैटर्न, 3 साल के बहुत हैं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. If it is, if it is possible, then you can prepare in groups. If it is not possible, no problem. But एक आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब प्रिपरेशन में क्या चल रहा है, क्या रेलेवेंट है. ऐसा नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, तो यू शुड ओनली रीड व्हाट इज रेलेवेंट. और उसके लिए थोड़ा सा आपको इधर उधर से आइडिया लेना भी आई थिंक जरूरी हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो एंड इट मे नॉट बी फ्रूटफुल लेटर ऑन. Then once you are actually through your prelims, for mains answer writing becomes very important. So answer writing is kind of thing which will come through practice only. तो मेरा जो फर्स्ट टाइम में मेरा मेंस में थोड़ा स्कोर कम रहा, इट वाज एक्चुअली एट द जस्ट बॉर्डर लाइन ऑफ द कट ऑफ मार्क्स. तो मेरा इसीलिए रहा कि शायद मैंने पढ़ लिया बट मैं उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई. तो आई इम्प्रोवाइज दिस इन माई सेकेंड अटेम्प्ट और मैंने आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत फोकस किया एंड इट वॉज वेरी मच हेल्पफुल. एंड स्पेशली मेरा जो स्कोर है बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, तभी मेरा अपने बैच में इतना हाई रैंक में लेके आ पाई. तो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपको अपना इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. And it is also very important to know, as I said earlier, what is relevant you should read. You should not read anything and everything which is available in the market. You should only read what is relevant. ठीक है. So इसके बाद में जब आप मेंस के थ्रू हो गए, then comes the interview. For interview you should actually focus on your personality. जो पर्सनालिटी आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, व्हाट इज योर बैकग्राउंड एंड आपका अभी आप क्या कर रहे थे, जॉब में थे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है. तो वो सब चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. इफ इट इज पॉसिबल यू कैन ऑल्सो अपेयर इन मॉक इंटरव्यूज. अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर आप ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उनके थ्रू आप यू कैन एक्चुअली डू. नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो जैसे मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट, फोकस स्टडी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाउ डू यू रिमेन स्टक टू योर गोल, हाउ डू यू रिमेन फोकस्ड. उसके लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये काउंट करें कि आपके पास कितने महीने हैं. काउंट द नंबर ऑफ मंथ्स यू हैव. सो वेन्स यू काउंट द नंबर ऑफ मंथ्स विद योर सेल्फ, आपको ये पता लगेगा कि इस महीने में मेरे को यू you नो know, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट है. ये क्वेश्चन मेरे से रिपीटेडली पूछा गया, मेरे फेसबुक पेज पे भी लोगों ने डाला कि यूपीएससी सिलेबस इज सो वास्ट, हाउ डू वी कवर. तो उसके लिए यही बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट को करते रहें और आपका जो टाइम अवेलेबल है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. सो हाउ डू वी डू दैट. सो उसके लिए एक ही ज्यादा जरूरी है कि आप यू काइंड ऑफ जैसे मैंने बताया कि महीने हैं, महीनों को वीक्स में कीजिए, वीक्स को फिर यू ब्रॉट डाउन टू डेज एंड देन डेज टू आवर्स. ये अगर नहीं होगा तो ये यू विल नॉट बी एबल टू कवर एवरीथिंग. एंड रिविजन इज द की, वेदर इट इज प्रीलिम्स और वेदर इट इज मेंस. रिविजन एंड रिपीटेड रिविजन इज द की. अनलेस एंड अनटिल यू रिमेम्बर कि आपने क्या पढ़ाई करी है, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई एंड क्लियर द एग्जामिनेशन. Now, I would just mention, so एक मुझे कहीं पे मिला, so this how to prepare for this. So this strategy they have actually ये नहीं आप लोग को दिख पाएगी properly and I was not able to share the PPT, तो मैं पढ़ देती हूँ. So memorizing the syllabus, making up timetable, reading newspapers, listing the relevant material, referring to the specific topics, practice writing answers, essays, giving mock test, and exercise, physical activity, sleeping well. So ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that you are kind of giving
ब्रेक्स इन बिटवीन, क्योंकि हम लोग बीच-बीच में थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वी मोटिवेट द सेल्फ अगेन, एक रिजुविनेशन को लेके आएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो भी आपको हॉबीज़ पसंद हैं, आप उसमें इंडल्ज कीजिए एंड उसमें आप यू काइंड ऑफ uh, take breaks through that. Now, once we are so discussing about achieving your goals, one very important thing is कि जो time management जो आपने decide किया है, आप उसको कैसे stick करेंगे? There can be various number of ways. So prioritization, then self awareness कि आप कितना time कहाँ पे दे पाएंगे, and you can actually put चिट्स या स्लिप्स इन योर रूम, या आप जहाँ पे भी स्टडी करते हैं स्टडी टेबल पे, कि आज के ये टॉपिक्स हैं, मुझे आज ये खत्म करना है, या ये मेरा वीकली टारगेट है। जैसे मैं अपने रूम में आई यूज टू पेस्ट डिफरेंट स्लिप्स या पेपर्स इस तरीके से कि मुझे याद रहे कि मुझे इस हफ्ते में ये कवर करना है, इस मंथ का मेरा ये टॉपिक का टारगेट है। एंड डेली इशू ये रहता है कि आपको जीएस में करंट अफेयर्स भी करने हैं, आपको यू हैव टू कवर अप योर ऑप्शनल ऑल्सो। सो इतना घंटे नहीं होता, हम लोग को लगता है दैट वी हैव लेस नंबर ऑफ आवर्स एंड वी हैव मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वंस आप फ्लो में आ जाते हैं तो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, द पॉइंट इज कि उसको सस्टेन करना है। और अगर आपका सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी होता क्लियर, वैसे तो आजकल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर कर रहे हैं। लास्ट काफी अटेम्प्ट्स में ऐसे देखने को मिला दैट वेरी यंग एस्पिरेंट्स at the age of 21 22 they are entering civil services. It is very good to see the young Indians cracking the examination. बट ये सबके साथ नहीं भी होता है, तो अगर ये नहीं आपके साथ हो पा रहा है तो आप सस्टेन कीजिए। और एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक एडवाइस है, फीडबैक है कि एक हमारे माइंड में एक लिमिट होना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो हमें कितनी अटेम्प्ट्स देनी है। डू नॉट कीप ऑन ड्रैगिंग तो उससे क्या है कि अगर आप 4 5 6 साल तक आप कर रहे हो, अटेम्प्ट्स दे रहे हो, इवन इफ यू आर एलिजिबल, बट आई थिंक दैट वी टेंड टू लूज आवर मोटिवेशन, एंड वो कहीं ना कहीं जो है हमारी effectiveness and productivity reduces. So it is important also to keep in mind that how many attempts you are willing to give for this examination. Then one important thing I would like to touch in here is about social media. मेरे टाइम में जब मैंने एग्जाम की तैयारी की 15 16 साल पहले, सोशल मीडिया उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं था। हम लोग के पास इनफैक्ट फ्रैंकली मोबाइल भी नहीं था। आई यूज टू शेयर माई मोबाइल विद माई सिस्टर, और वो भी इसलिए दिया गया था मेरे पेरेंट्स की तरफ से क्योंकि ट्रैवल करते थे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन डीटीसी बस और मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। तो हम लेट हो रहे हैं तो कोई इशू तो नहीं है, या हमें इन्फॉर्म करना हो, तो इस वजह से वी हैड मोबाइल। जनरली वी नेवर हैड लैपटॉप्स, मतलब एक्सेस ही बहुत कम था इंटरनेट का। तो अब जो एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम पॉजिटिवली यूज करें। It is important for the candidates to understand that they are using this information in a positive manner. They are not wasting time. So much information is available. तो आपको जो रेलेवेंट लगता है वो उसी को आप देखिए, उसी को पढ़िए। एंड डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने अभी परसों भी एक पोस्ट डाला था, उस पे किसी ने बोला, किसी ने कुछ लिखा, तो मैंने यही लिखा उस पे that if you are a serious student, then just waste the time which you feel is relevant on social media. Do not waste irrelevant time, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है। ये टाइम जो अभी आपके पास है ये कल को कभी नहीं आएगा, एंड वंस इट इज लॉस्ट इट वुड बी लॉस्ट फॉर एवर। सो माई पॉइंट इज कि सोशल मीडिया को यूज इट टू योर एडवांटेज, यूज इट वाइजली, यूज इट इफेक्टिवली। Now coming back to your goal, it is very important to give importance to your self discipline, time management. So self discipline कैसे लेके आए, कोई temptations हैं उसको remove करने की कोशिश कीजिए। If you are meditating, if you are doing a yoga, that also helps in bringing a discipline, bringing a composure in our mind. टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन, जो भी आपको हॉबीज या जो भी कुछ अच्छा लगता है उसके बारे में आप लीजिए। देन ऑफ कोर्स
टाइम मैनेजमेंट में जैसे हमने बताया दैट जैसे मैंने बताया कि गोल्स को ब्रेक करना है and set your monthly, set your weekly, set your daily and if possible hourly target, but it should be a reasonable. अगर आप बहुत हाई हाई एंडिंग रखेंगे, बहुत हाई एस्पायरिंग अगर टारगेट रखते हैं, इट मे बी एक्चुअली हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे तो वो फ्रस्ट्रेशन लेके आता है। तो सेट रीजनेबल टारगेट, सेट रियलिस्टिक टारगेट जो आपको पता है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अचीव कर सकते हो। एंड देन एनालाइज योर टाइमिंग्स इन बिटवीन, कि आपने जो टारगेट रखे थे आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो रिवाइज इट, नो प्रॉब्लम। सो जो हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट में भी दैट द गोल्स शुड बी स्मार्ट। तो स्मार्ट इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर सिंपल, मॉरल, रिस्पॉन्सिव, अचीवेबल, relevant and time bound. So simple, measurable, achievable, relevant and time bound. तो इस तरीके से आई मीन इट इज थियोरी, बट इसको प्रैक्टिकली भी आप यू शुड ट्राई टू काइंड ऑफ अप्लाई व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। अब मैं कुछ कॉमन ऐसे जो कंसर्न्स हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एस्पिरेंट्स के होते हैं, 4-5 वो कंसर्न्स के बारे में मैं बात करूंगी। पहला कंसर्न ये होता है कि क्या कोचिंग नेसेसरी है, इज कोचिंग नेसेसरी फॉर क्लियरिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि कोचिंग इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू, वेदर यू फील कंफर्टेबल इन रीडिंग थ्रू कोचिंग और यू फील कंफर्टेबल इन सेल्फ स्टडी। ये एक इंडिविजुअल ओरिएंटेड पार्ट, ये है डिसीजन है। मैंने बहुत ज्यादा कोचिंग नहीं ली क्योंकि आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन गोइंग फॉर कोचिंग। ऑफकोर्स कुछ चीजें नई थी मेरे लिए, दे वर न्यू, सो आई थॉट आई शुड टेक कोचिंग। तो ये एक चीज है जो आपको डिसीजन खुद लेना है। ऑफ कोर्स कोचिंग इज नॉट चीप, एक्सपेंसिव भी है, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव टू चेंज देयर लोकेशंस, दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम देयर रेजिडेंसेस, होम टाउन से बाहर आना पड़ता है। तो ये सब चीजें देखें कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एंड देन इन विच मोड यू फील मोर कंफर्टेबल, उसके हिसाब से आप को कोचिंग लेना है। देन हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, ये भी एक क्वेश्चन है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मिनिमम 10 से 12 घंटे हमें पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 years, इंक्लूडिंग 1 year प्रिपरेशन। और अगर हम इतना नहीं करेंगे तो आई थिंक मुश्किल है, एंड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन इसको 15-16 घंटे भी पढ़ना होना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। 15-16 घंटे भी एंड में आपको जब पीक टाइम आ जाता है एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स का, मेंस का, तब भी पढ़ना हो सकता है। ठीक है। देन थर्ड आस्पेक्ट विच पीपल आस्क इज की लैंग्वेज, हम हिंदी मीडियम में अगर हमारी ग्रेजुएशन है तो हम हिंदी मीडियम में दें या इंग्लिश ही चूज करें। तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वही मीडियम चूज कीजिए जिसमें आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चूज द मीडियम इन विच यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल। मेरी सजेशन ये है कि अगर आपकी स्कूल में, कॉलेज में, अगर ग्रेजुएशन में अगर हिंदी मीडियम से दिया है तो आप हिंदी लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम से दिया है तो आप इंग्लिश मीडियम से दीजिए। और ये जो एक एप्रीहेंशन है कि हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स कम आते हैं या उन बच्चों के स्कोर्स कम रहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं हर साल क्वालिफाई करते हैं हिंदी मीडियम से। ऑफ कोर्स मैं ये मानती हूँ कि उनका शायद मटेरियल थोड़ा सा कम रहता है, बट वो तो कुछ ना कुछ तो मेहनत मतलब हमें करनी ही पड़ती है। इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैव सम काइंड ऑफ उनको भी मेहनत तो करनी ही होती है। तो जिस मीडियम में आप एक्सप्रेस ढंग से कर पाओ उसी मीडियम को चूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैंडिडेट्स आस्क इज चूजिंग ऑप्शनल, कि कौन सा ऑप्शनल लें। तो ऑप्शनल आप वही लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप जो मैंने बात कही कि सिलेबस देखो, अगर आपको अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ही लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप वो लीजिए। जैसे हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल लेने होते थे, तो आई चोज कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉमर्स आई चोज फॉर प्रीलिम्स क्योंकि उस टाइम में जीएस और एक ऑप्शनल होता था एंड प्रीलिम्स में, और मेंस में आई हैड टू टेक 2 ऑप्शनल, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स क्योंकि मैं सीएस एलएलबी थी, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसलिए लिया, मुझे लगा कि ये एक तो थोड़ा जीएस से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट, और दूसरा मुझे ये लगा कि ये जब मेरी सिलेक्शन होगी सिविल सर्विसेज में
उसमें मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करने में ये मदद करेगा, और एक्चुअली ऐसा हुआ। बिकॉज आई हैड रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई एक्चुअली वाज एट अ मच कंफर्टेबल पोजीशन ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग एट लवासना, जो वहां पे इनिशियली पढ़ाया गया, मैंने काफी कुछ अपने तैयारी में पढ़ा हुआ था। तो माय पॉइंट इज कि अगर ऑप्शनल आपका सेम है ग्रेजुएशन वाला, वेरी गुड। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको कम से कम उस सब्जेक्ट पे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक ग्रेजुएशन में कैंडिडेट पढ़ेगा। सो उसके आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड यू नो काइंड ऑफ स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड देन गिव योर एफर्ट कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक वहां तक पहुंचे। ये आपको देखना पड़ेगा। सो दीज वर फ्यू ऑफ द कंसर्न्स जो मुझे रिपीटेडली पूछते हैं। एक कंसर्न और होते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें। सो यू नो फ्रैंकली आई वुड नॉट सजेस्ट एनी बुक, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी बुक्स अच्छी अवेलेबल हैं, और जीएस के लिए अलग, ऑप्शनल के लिए अलग। ऑफ कोर्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में जैसे द हिंदू पढ़ा जाता है, देन वी रीड फ्रंटलाइन, गवर्नमेंट की मैगजीन्स हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, देन देर आर सम कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स। तो आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सी आपको अच्छी लग रही है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो सब लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़ो, आप वो पढ़ो जो आपको समझ आ रहा है और जिससे आप लिख पा रहे हो। आंसर्स के अंदर आप कॉम्प्रिहेंड करके यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट मटेरियल इज रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो यू नो ये सब चीजें मैंने बताई सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में। नाउ यू नो जस्ट टू मेंशन कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो दे रहे हो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या क्या करेंगे। सो हाउ टू फेस फेलियर्स, हाउ टू फेस फेलियर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो कीप इट इन आवर माइंड दैट हाउ डू वी फेस फेलियर्स इफ वी आर नॉट सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज। तो हम क्या करेंगे। तो यू नो अगर आपका यू नो एम अगर ये था कि आपको देश के लिए समाज के लिए कुछ करना है, तो it is not mandatory that you have to come into civil services. There are various other platforms. We see people running you know NGOs, people having civil society organizations, and they contributing towards the society. So many entrepreneurs are taking so many initiatives at their level. हमने कोविड-19 पेंडेमिक में देखा कि हमारे गवर्नमेंट में रहते हुए मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आम जनता ने, लोगों ने कितना सपोर्ट किया हमारा जो भी इनिशिएटिव्स हमने लिए। पीपल डेवलप्ड वेरियस इनोवेशंस आत्मनिर्भर भारत अभियान में। एंड ऑफ कोर्स यू नो हम जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करें, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, जल शक्ति अभियान हो, तो ये सभी मिशंस फ्लैगशिप प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब उसमें जनता की भागीदारी हो, व्हेन देयर इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। So my request is that कि even if you don't clear civil services, तो हम at least हम ये कोशिश करें कि you know हम इसको kind of आप अपना कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में, ये देखें। और साथ ही साथ आप यू नो यू आर एबल टू काइंड ऑफ give that benefit to the society of whatever you are taking from it. It is also you know very important. एंड बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू लोग कर भी रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन नॉर्दर्न पार्ट, इवन इन द नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे लोग अपने लेवल पे लोकल इनोवेशंस कर रहे हैं। एंड देन टुवर्ड्स द एंड माय मैसेज टू द यूथ कि यू नो stay focused and dedicated. 3 C's I always say. 3 C's are you know courage, conviction and consistency. Courage, conviction, consistency, ये 3 चीजें आपके अंदर में रहेंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है which is you know which you will not be able to achieve, and it is important to do what you love. So whatever you are doing you should like it. अगर आपका उसमें हार्ट है तभी आप उस चीज को एंजॉय करोगे, तभी आप उसको कर पाओगे। एंड यू नो whatever you are doing, act responsibly, act socially responsible, give respect to elders, give respect to females, your female colleagues, whether they are at workplace, whether they are at home, उनको respect दीजिए। And you know you can achieve whatever you want in life. The only thing is कि you have to have that perseverance, you have to have that dedication. And I use an acronym DREAM, which I dedicate to Young India. So, DREAM is diligence, resilience, energy, ambition, motivation. Diligence, resilience, energy, ambition, motivation.
ये सब चीज़ों को आप अपने साथ रखिए। ऑल दिस विल स्टे विद यू फॉरएवर एंड कीप गाइडिंग यू टू अचीव योर ड्रीम्स। सो दीज वर द रिमार्क्स फ्रॉम मी फॉर द सेशन। अब मैं जो थोड़े से क्वेश्चंस मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आए हैं, आई वुड जस्ट टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। So yes, how to start preparation in 12th standard and what things to be kept in mind. सो यू नो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए मैंने वही बताया कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो आप जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई कर रहे हो उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी उसमें परसेंटेज मार्क्स कम रह गए तो आपका किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में सिलेक्शन नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अंडर ट्वेल्थ तो यू शुड फोकस ऑन व्हाट सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन यू आर वांटिंग टू टेक, व्हाट विच कोर्स यू आर विलिंग टू टेक, उसकी तैयारी पे फोकस कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज की तैयारी पे करना है तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद एनसीईआरटी, थोड़ा सा अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स, ताकि आपका जीएस में अपडेट्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा पता लगता रहे। यू हैव अ काइंड ऑफ एन acumen developed for reading GS in future, and of course brush your NCRTs. Yes. What should be the approach while appearing for interview? So इंटरव्यू के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अबाउट योर ओन बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी नेटिव प्लेस क्या है, आपका होम टाउन क्या है। एंड देन आप अगर जॉब कर रहे हैं तो किस तरीके का आपका जॉब है, अबाउट योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। एंड इंटरव्यू इज आई वुड जस्ट एडवाइज दैट जस्ट बी नेचुरल, देर इज नो नीड टू ब्लफ। एंड वंस यू आर देयर, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, इट्स अ बोर्ड ऑफ 5 वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स एंड पीपल हैविंग डाइवर्स बैकग्राउंड। सो अगर आपको नहीं आता है तो एडमिट इट वेरी हम्बली दैट सर और मैडम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, या मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट एज सुन एज आई मूव आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम आई वुड डेफिनेटली टेक नॉलेज ऑन दिस। So do not try to bluff, just be natural when you are appearing for the interview. What is your strategy in revising the vast यूपीएससी सिलेबस? सो स्ट्रैटेजी वही जैसे मैंने बताया कि आपको टाइम अपने दिमाग में रखना है कि कितना टाइम में आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट करोगे, कितने में आप सेकंड करोगे, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर you are will every day for GS, for optional, then for kind of आंसर राइटिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बिना रिवीजन के जो है आप एटलीस्ट मेंस में स्कोर नहीं कर पाओगे, एंड वी ऑल नो कि स्कोर ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू ओनली इज रेलेवेंट फॉर योर दिस फाइनलाइजेशन ऑफ द रैंक सिलेक्शन के लिए। और प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन जो मेंस में और इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे ही आपका रैंक डिसाइड होगा। तो उसके लिए रिपीटेड रिवीजन एंड आंसर राइटिंग बिकम द की। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको ब्रेक करना पड़ेगा, कितना महीने हैं, कितने महीने में से कितने वीक्स हैं, वीक्स में कितने डेज हैं और उसमें आवर्स कितने हैं। वो नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको पूरा सिलेबस को कवर करना। डज कोचिंग प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिपरेशन? एक्चुअली वो यही है कि कोचिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू एन एक्सटेंट, बट ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं होता। इवन कैंडिडेट्स विदाउट कोचिंग एंड प्योरली ऑन देयर सेल्फ स्टडी आर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। जरूरी ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट हो, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी दी कंटेंट। तो मतलब आप जो मटेरियल ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, और वो कंटेंट रेलेवेंट हो, ये ज्यादा जरूरी है रादर देन रीडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्लासेस, क्योंकि फिजिकली तो अभी तक भी नहीं रिज्यूम हुई है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो इफ यू कैन हैव एक्सेस टू एनी ऑफ दीज ऑनलाइन लेक्चर्स, ट्राई टू डू देम। इफ यू कैन हैव स्टडी इन ग्रुप्स, ग्रुप स्टडी से भी काफी मदद मिलती है। मॉक इंटरव्यूज जैसे मैंने अपने टाइम पे
मॉक इंटरव्यू से ज़्यादा ग्रुप्स में जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो हमने ग्रुप्स में इंटरव्यूज़ आपस में लिए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा, उससे बहुत हेल्प हुई। सो इस तरीके का देयर आर वेज़ टू रिप्लेस कोचिंग, देयर आर वेज़ टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। आई थिंक वन और टू लास्ट क्वेश्चंस आई विल टेक। स्ट्रैटेजी फॉर जनरल स्टडीज, तो जनरल स्टडीज के लिए तो इट्स अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ अ फील्ड। तो एक तरफ तो इसमें करंट अफेयर्स के हैं और दूसरा है इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब आते हैं। तो ये तो जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जीएस के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसके लिए मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। ये आपको इनफैक्ट एंड तक भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत रिसेंट भी कई बार प्रीलिम्स में और मेंस में पूछा जाता है इन शॉर्ट क्वेश्चन, स्पेशली इन मेंस। तो ये आपको रेगुलरली आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए रिवीजन करना पड़ता रहेगा। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 49 मिनट्स फॉर द सेशन। सो द लास्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा कि मैम वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? तो being an officer, I sometimes feel problem at my home front. I have two kids, and as a mother, I have responsibility of them, and even as a lady, there are few things which you cannot avoid. तो बात वही है कि प्रायोरिटाइजेशन जरूरी होती है लाइफ में। समटाइम्स योर वर्क becomes more urgent and important if it's an election, law and order duty, इस तरीके का कुछ भी अर्जेंट कुछ आता है जिले में, तो आपको वर्क को प्रायोरिटी देनी होती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि फैमिली वुड नीड यू मोर, सो आई ट्राई टू टेक सम लीव्स इन बिटवीन। बट ये वही है कि इट्स अ बैलेंस विच वी ऑल नीड टू मेंटेन, एंड इट इज irrespective of you being a male or a female. Family is equally important for a male as it is important for a female officer. So we should not try to neglect. And it is also important to understand कि हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमें। लेकिन ये जो एक फैमिली है, ये हमारे साथ में हमेशा रहेगी। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव देम टाइम, इट इज इम्पोर्टेंट टू काइंड ऑफ ओन your own responsibility, both towards work and both towards family. I am fortunate, I think, that I have got a very supportive husband. My both kids are very supportive, they never complained as such. एंड इसीलिए शायद मैं यहाँ तक काम करके पहुंच पाई। बट येस, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट ईच अदर, इट इज इम्पोर्टेंट टू काइंड ऑफ गिव दैट स्पेस एंड सपोर्ट ईच अदर, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आज के सेशन में मैं इतना ही इंटरेक्शन करना चाहूंगी। आप सब लोग जो जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड कुछ क्वेश्चंस मैं ले पाई, काफी नहीं ले पाई, तो आई वुड ट्राई टू आंसर देम इन माय नेक्स्ट सेशन, या मैं I will post their replies maybe sometime in future. And thank you so much. In the last, just a request that आप लोग जो भी करियर चूज करें, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट सर्विस हो, या आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करें, या आप कोई अपना एनजीओ स्टार्ट करें, ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। ट्राई एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो इट वी वोंट बी एबल टू काइंड ऑफ give our best to the society, and we have a role to play in taking our nation progress, in taking our nation forward on the path of development. हम सब लोग मिलके अपने देश की उन्नति प्रगति में योगदान दें, हम सब लोग स्वस्थ रहें, हम सब लोग हेल्दी रहें और आपस में मिलजुल के रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।